गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आपका वर्क पावर एंड एनर्जी चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अब हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, आपका ग्रेविटेशन। एक चैप्टर बीच में हमने छोड़ दिया अभी, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन, क्योंकि वो थोड़ा लेंथी था और वो 10 डेज में आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पाएगा, तो इसीलिए ये चैप्टर स्टार्ट करवा दिए ग्रेविटेशन, ताकि आप टर्म 1 की इजीली प्रिपरेशन कर सको, उसे रिवाइज कर सको, टाइम मिल सके आपको। ठीक है, ये चैप्टर भी आपका इंक्लूड होगा फिर टर्म 1 में। ये मत सोचना कि ये चैप्टर नहीं आएगा, एक्स्ट्रा हो रहा है, नहीं, उस चैप्टर की जगह भी ये चैप्टर आ जाएगा आपका टर्म 1 में। ओके, तो कुछ टॉपिक जो है इसमें ये पहले आप 9th क्लास में कर चुके हैं, तो ज़्यादा आपके लिए दिक्कत भी नहीं होगी, चैप्टर छोटा भी है और ईजी भी हो जाएगा आपके लिए, क्योंकि आप एक बार पहले पढ़ चुके हैं। तो सबसे जो फर्स्ट टॉपिक यहाँ पर हम करेंगे दैट इज यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो सबसे पहले तो ग्रेविटेशन होता क्या है, ये चैप्टर जो नाम है ग्रेविटेशन, इट इज रिलेटेड टू द फोर्स। ये वो फोर्स है ऑफ अट्रैक्शन, मींस ये फोर्स हमेशा अट्रैक्ट ही करेगा, उसे रिपेल नहीं करेगा किसी दूसरी बॉडी पर। अगर दो बॉडीज पर जो फोर्स लग रहा है तो वो फोर्स हमेशा अट्रैक्टिव होगा। और किसके बीच में लगता है? बिटवीन टू हेवनली बॉडीज इन दिस यूनिवर्स। पूरे यूनिवर्स की बात कर रहे हैं, पूरे यूनिवर्स में कोई भी दो हैवी बॉडीज के बीच में जो आपस में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है उसे हम क्या कहेंगे? ये फोर्स कौन सा है? ग्रेविटेशन। तो एक्चुअली में ये ग्रेविटेशन जो है ये कैसे आया? ये न्यूटन साइंटिस्ट ने दिया था, और उसने क्या बोला और कैसे सोच के उसने दिया, उसके सिर पे एक एप्पल गिरा, तो उसने सोचा कि ये नीचे ही क्यों गिरा, ये ऊपर क्यों नहीं गिरा। फिर उसने मतलब ऐसे ही थ्रो करके, कोई भी ऑब्जेक्ट थ्रो करके देखा, तो उसने एक्सपीरियंस किया, और जो हम भी करते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट है वो घूम फिर के वापस अर्थ पे ही आएगा। तो ये अर्थ पे क्यों आ रहे हैं? तो हम किसी की तरफ बार बार क्यों जा रहे हैं? मीन्स वो हमें अपनी तरफ क्या कर रहा है? अट्रैक्ट कर रहा है। अगर जैसे एप्पल नीचे गिरा, मीन्स अर्थ उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही होगी। कोई भी ऑब्जेक्ट अब हमने थ्रो किया तो ये वापस घूम फिर के अर्थ पे आया, यानी अर्थ इसे अपनी तरफ क्या कर रही है? अट्रैक्ट कर रही है। तो यहाँ पर उसने कंसेप्ट लाया कि यहाँ पर एक फोर्स लग रहा है, और वो भी कैसा? अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा है। और ये सिर्फ अर्थ की नहीं, उसने फिर पूरे यूनिवर्स की बात की, क्योंकि क्या फिक्स हो गया था तब तक कि सन फिक्स है और सभी प्लैनेट्स उसके चारों तरफ क्या कर रहे हैं? रिवॉल्व कर रहे हैं। तो यानी कि उन सब के ऊपर भी कोई ना कोई फोर्स लगा रहा होगा। अभी कोई भी आप अगर कभी आपने एक्सपीरियंस किया हो, अगर आपको किसी से कोई काम है तो आप उसके चारों तरफ ऐसे घूमोगे, प्लीज भाई, प्लीज बहन, ये काम कर दे, वो कर दे, है ना। मीन्स अगर हमें किसी से कोई काम है, यानी हम किसी को अपने चारों तरफ घुमाना चाहते हैं, तो हमें उसके ऊपर क्या लगाना पड़ेगा? एक फोर्स लगाना पड़ेगा। ऐसे तो कोई पागल तो है नहीं कोई किसी के चारों तरफ ऐसे चक्कर लगाएगा। यानी ये जो प्लैनेट सन के चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं, तो ये अपनी मर्जी से नहीं लगा रहे हैं, इनके ऊपर भी एक क्या लग रहा है? फोर्स लग रहा है, और जिसकी वजह से वो सन को छोड़ के नहीं जा सकते, और सन के साथ उन्हें एक फिक्स डिस्टेंस बनाए रखना है, यानी उसके चारों तरफ क्या लगाते रहना है? चक्कर लगाते रहना है, रिवॉल्व करते रहना है, यानी उनके ऊपर भी क्या लग रहा है? एक फोर्स लग रहा है। तो यहाँ से कंसेप्ट आया कि पूरे यूनिवर्स में वो जितनी भी हैवी बॉडीज है वो सब आपस में एक दूसरे के ऊपर क्या लगाते हैं? फोर्स लगाते हैं। जिसका मास कम होता है फिर उसे उस बड़े वाले मास वाली बॉडी के अराउंड चारों तरफ क्या लगाना पड़ता है? एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करना पड़ता है, एक चक्कर लगाना पड़ता है, एक राउंड लगाना पड़ता है। तो हमने यहाँ पर कंसीडर कर लिया दो बॉडीज, एक ए और एक बी। ये मान लो सन है और ये मान लो अर्थ है। तो सन का मास अर्थ के कंपैरिजन में थोड़ा ज्यादा है, इसका मास कम है, तो ये इतना डिस्टेंस बनाते हुए, क्योंकि ये जाना तो चाहती है, मोशन तो करना चाहती है, लेकिन इसको छोड़ के नहीं जा सकती, क्योंकि ये डिस्टेंस फिक्स रखना है, तो फिर ये ऐसे घूम जाएगी। और ऐसे करते 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 ये कौन सा मोशन कंप्लीट कर लेगी? एक सर्कुलर मोशन, क्योंकि ये डिस्टेंस फिक्स रखना है। क्यों? क्योंकि ये इसके ऊपर क्या लगा रहा है? फोर्स। इसको जाने नहीं दे रहा है, इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करके इसने रखा हुआ है। क्योंकि हमें पता है अर्थ रोटेट कर रही है, तो रोटेट कर रही है यानी मोशन में है, तो मोशन में तो वो कहीं भी जा सकती है, लेकिन फिर भी वो एक फिक्स सर्कुलर पाथ फॉलो करती है। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर कोई फोर्स लगा रहा है, और यहाँ पर हम मान रहे हैं कि कौन फोर्स लगा रहा है? सन। ऐसे ही मान लो ये अगर अर्थ है और ये मून है, तो वही बात
अर्थ का मास मून के कंपैरिजन से थोड़ा ज्यादा है और इनके बीच में भी एक फिक्स डिस्टेंस है। अब मून भी मोशन में है, वो जाना चाहता है कहीं, वो सीधा जाना चाहता है, लेकिन भाई ये डिस्टेंस बनाए रखना है। ये इसके साथ एक फोर्स लगाएगा, अर्थ मून पे एक फोर्स लगाएगी और वो फोर्स की वजह से ये डिस्टेंस जो है वो चेंज नहीं कर सकता, यानी इसको छोड़ के कहीं जा नहीं सकता। तो घूम फिर के इसी के पास आना है, तो ये भी कैसा मोशन करेगा, इसके अराउंड सर्कुलर मोशन करेगा। तो यहाँ पर न्यूटन ने पूरे एक छोटे से एप्पल से लेकर पूरे यूनिवर्स को उसने कंपेयर कर लिया और पूरे उसमें यूनिवर्स में ये एग्जांपल सेट कर दिया कि सभी बॉडीज एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगा रही हैं। अट्रैक्शन मतलब ये नहीं कि सिर्फ अर्थ मून को अट्रैक्ट कर रही है, मून भी अर्थ को क्या कर रही है, इक्वल फोर्स से क्या कर रही है, अट्रैक्ट कर रही है। ठीक है, तो इसी फोर्स को हम क्या कहते हैं, ग्रेविटेशन। इसके लिए हमने दो बॉडीज कंसीडर कर ली। लेट अस कंसीडर टू बॉडीज ऑफ मास स्मॉल m एंड कैपिटल M are separated at a distance r, then the force acting on them will be directly proportional to the product of masses and inversely proportional to the square of distance between them। तो ये आपने 9th क्लास में पढ़ा हुआ है, लेकिन एक बार मैं फिर बता देती हूँ। यहाँ पर एक्सपीरियंस किया गया, देखो अब उसने सन और मून अर्थ इतनी बड़ी बॉडीज को तो कंपेयर नहीं किया, बट उसने नॉर्मल अपने पास कोई भी बॉडीज बॉल ले ली, कोई भी एग्जांपल ऐसे ले लिया। उसने देखा कि जितना ज्यादा मास होगा उतना ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। जैसे आपको अपने कोई छोटे भाई बहन से काम कराना है, आपको फोर्स कम लगाना पड़ेगा, एक आधी चॉकलेट में मान जाएगा वो। लेकिन अगर वही किसी मम्मी से, मतलब अपनी मम्मी से या पापा से कोई काम कराना है तो बहुत ज़्यादा मेहनत लगेगी, है ना, बहुत दिन लग जाएंगे उन्हें बनाने के लिए। तो वैसा ही जितना ज़्यादा मास उतना ज़्यादा फोर्स। तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मासेस। यहाँ पर हमने एक मास कैपिटल M लिया हुआ, एक स्मॉल m। दूसरा है डिस्टेंस का, फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस स्क्वायर। ये हमेशा ही क्या रहता है, इनवर्स स्क्वायर लॉ। फोर्स जितने भी हैं पूरे, हम फिजिक्स में जितने भी फोर्स पढ़ेंगे वो सब डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, जिसे कि हम कहते हैं इनवर्स स्क्वायर लॉ। मींस डिस्टेंस जितना ज्यादा होगा फोर्स उतना कम लगेगा, और डिस्टेंस जितना कम फोर्स उतना क्या लगेगा, ज्यादा। जैसे आपको कोई काम कराना है, अभी मम्मी पास है तो आप मम्मी से फटाफट करवा लोगे, डिस्टेंस कम तो फोर्स ज्यादा। लेकिन काम पापा दूर है, शॉप पे है, काम पापा से था लेकिन डिस्टेंस ज्यादा, फोर्स नहीं लगा पाए, तो आपने वही काम किससे करवा लिया, मम्मी से करवा लिया, यानी डिस्टेंस कम फोर्स ज्यादा। ठीक है, तो ये दोनों हमारे कंसेप्ट क्लियर हो गए। इन दोनों को मिला दिया हमने, फॉर्मूला बन गया mm/r²। लेकिन अभी भी प्रोपोर्शनैलिटी का साइन है। प्रोपोर्शनैलिटी का साइन क्यों आता है, क्योंकि हम ये नहीं कह सकते कि डायरेक्ट ये इसके इक्वल है। बस हम ये देख रहे हैं अगर ये इंक्रीज हो रहा है तो ये भी इंक्रीज हो रहा है, मीन्स ये एक दूसरे के प्रोपोर्शनल है। और अगर सेम चेंज आ रहा है मीन्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और अगर अपोजिट चेंज आ रहा है मीन्स अगर ये इंक्रीज हो रहा है और ये डिक्रीज, तो यानी ये कैसे प्रोपोर्शनल है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। दोनों को हमने कंबाइन कर दिया ये फॉर्मूला। और जब भी प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है। यहाँ पर कौन सा कांस्टेंट आ रहा है, कैपिटल G। एंड व्हाट इज कैपिटल G, इट इज यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू होती है 6.67 × 10⁻11। और यूनिट्स कैसे निकालेंगे हम, G को अलग बाकी सबको अलग। फोर्स की यूनिट क्या है, देखो न्यूटन, डिस्टेंस की मीटर स्क्वायर, मास इंटू मास किलोग्राम, किलोग्राम इंटू किलोग्राम, किलोग्राम स्क्वायर, और ऊपर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, किलोग्राम पावर -2। तो यही यूनिट मैंने यहाँ पुट की हुई है। तो यूनिट्स आपको यहाँ से फाइंड आउट करनी है। अब आ गई डायमेंशंस की बात। तो जी की डायमेंशन जो आप नया पढ़ रहे हो यहाँ पर, वो जी है, कैपिटल जी। फोर्स की, मास की, डिस्टेंस की, सबकी डायमेंशन आपको पता है, तो जी की फाइंड आउट करते हैं। फोर्स की कितनी होती है, बेसिक mLT-2, डिस्टेंस की L², मास इंटू मास क्या हो जाएगी, m²। एक m से एक m कैंसिल, क्या आ गई डायमेंशन, m-1, L3 एंड T-2। ये दोनों मल्टीप्लाई, पावर ऐड, यहाँ पर बचेगी सिर्फ m की पावर 1 क्योंकि एक कैंसिल हो चुकी है, तो ऊपर जाएगा तो ये क्या होगा, m-1। ठीक है,
अब ग्रेविटेशन हमारा कंप्लीट, लेकिन ग्रेविटेशन से अब वो पहले यूनिवर्स पे पहुंच गया, यूनिवर्स समझा दिया, वापस अर्थ पे आ गया न्यूटन। उसने क्या बोला, ग्रेविटेशन से नाम उसने देखो थोड़ा छोटा कर दिया ग्रेविटी। उसने बोला अर्थ जिस फोर्स से किसी भी ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट कर रही है वो फोर्स कौन सा होगा, ग्रेविटी। यहाँ पर हम कोई भी दो हैवी बॉडीज के बीच में बात कर रहे थे, सन, अर्थ, सन, मून भी हो सकता है, जरूरी नहीं है अर्थ हो हमेशा, कोई भी दो हैवी बॉडीज पूरे यूनिवर्स में। और यहाँ हम बात करेंगे जिसमें अर्थ फिक्स रहेगी। अर्थ जो किसी दूसरे ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगा रही है, मान लो सन पे लगा रही है, मून पे लगा रही है, हमारे ऊपर लगा रही है, किसी के ऊपर भी लगा रही है, उसमें अर्थ एक फिक्स रहेगी, उस फोर्स को हम क्या कहेंगे, ग्रेविटी। सो व्हाट डू यू मीन बाय ग्रेविटी? इट इज द फोर्स ड्यू टू विच अर्थ अट्रैक्ट्स एवरी अदर ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स इट। अपनी तरफ जिस फोर्स से अट्रैक्ट करती है अर्थ, उस फोर्स को हम क्या कहते हैं, ग्रेविटी। Thus we can write formula for gravity as, तो फॉर्मूला क्या चेंज हो जाएगा, देखो F इज इक्वल टू जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर। स्मॉल आर की जगह पर हमने क्या कर दिया, कैपिटल आर, क्योंकि अब हम डिस्टेंस रेडियस ऑफ अर्थ के लिए ले रहे हैं, और इसमें हम जो ऑब्जेक्ट लेंगे वो हम अज्यूम करेंगे कि ऑब्जेक्ट जो है एवरी अदर ऑब्जेक्ट, यहाँ पर लिख देते हैं, वो कहाँ पर है, उसकी सरफेस पे है, ठीक है, ज्यादा दूर नहीं मानेंगे हम, उसकी सरफेस पे मानेंगे। बट द अर्थ अट्रैक्ट्स ईच एंड एवरी ऑब्जेक्ट विद सेम एक्सीलरेशन एंड विच इज नोन एज एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। लेकिन ये भी एक्सपीरियंस किया गया कि मास चेंज हो गए, लेकिन अर्थ सभी के ऊपर फोर्स एक जैसा लगा रही है, फोर्स एक जैसा लगा रही है, तो फोर्स से एक्सीलरेशन भी कैसी लग रही होगी, एक जैसी लग रही होगी, क्योंकि फोर्स का फॉर्मूला क्या है, मास इनटू एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन का फॉर्मूला वेलोसिटी अपॉन टाइम, वेलोसिटी का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन टाइम। आपने ऐसा ही कुछ पढ़ा हुआ है ना, आपने जब चैप्टर स्टार्ट किया होगा 9th में, आपने पढ़ा होगा डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, फिर पढ़ा होगा वेलोसिटी, वेलोसिटी से पढ़ा होगा एक्सीलरेशन, और एक्सीलरेशन के बाद आपने पढ़ा होगा फोर्स। तो ऐसे ही सीक्वेंस चलती है। अब उल्टे में बात करें, वो कह रहा है अगर फोर्स सब पे सेम लग रहा है तो मास तो सबका सेम हो नहीं सकता, मतलब एक्सेलरेशन सब पे क्या लग रही होगी, सेम लग रही होगी, और उस एक्सेलरेशन को हम क्या कहेंगे, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। क्या फॉर्मूला हो जाएगा, F इज इक्वल टू एम जी। दो फॉर्मूले आगे ग्रेविटेशनल फोर्स के, अगर हम इन दोनों को इक्वल पुट करें तो हमारे पास एक रिलेशन आ जाएगी। तो देखते हैं क्या रिलेशन आएगी, F इज इक्वल टू जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर है, और F इज इक्वल टू एम जी है, दोनों के लिए, ग्रेविटी के लिए। स्मॉल आर नहीं है, यहाँ पर कैपिटल आर है, ठीक है। तो स्मॉल जी किसके इक्वल हो जाएगा, कैपिटल जी एम अपॉन आर स्क्वायर। तो कैपिटल जी कांस्टेंट है, मास ऑफ अर्थ कांस्टेंट है, रेडियस ऑफ अर्थ कांस्टेंट है। जब आप ये सारी कांस्टेंट वैल्यू पुट करोगे तो आपके पास आंसर भी एक कांस्टेंट आएगा, जो कि होगा 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, देख रहे हो ना, कांस्टेंट एक्सेलरेशन से सबको अपनी तरफ अर्थ अट्रैक्ट करती है, दैट इज 9.8। बट ये ध्यान रखना है, ये एक्सेलरेशन सिर्फ कौन से ऑब्जेक्ट के लिए है, जो सरफेस पे है। अगर आप हाइट पे चले जाओगे, डेप्थ में चले जाओगे, या अर्थ छोड़ के कहीं और चले जाओगे, तो ग्रेविटी क्या होगी, चेंज, सिर्फ सरफेस पे ही है। तो इसके इफेक्ट जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज के लिए आपका इतना ही काफी। ओके स्टूडेंट्स।